Hello dear students and welcome back to my channel. So in my previous video I have explained 1 to 5 answers of leadership and management skills of degree 4th semester. In today's video I'll explain 6 to 10. Let's begin. Explain various types of management skills and what are the basic managerial skills. मैनेजमेंट स्किल्स यानी कि काबिलियत एबिलिटीज़ जो कि एक मैनेजर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो प्लान कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके और लीड एंड कंट्रोल कर सके उसके लोगों को, उसके काम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से मदद मिलती है कि आप बिजनेस के गोल्स को स्मूथली अचीव कर पाते हो। टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल स्किल्स। ये आपके काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड स्किल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर मैनेजर हो तो आपको कोडिंग के बारे में तो पता ही होना चाहिए, राइट? तो ये है टेक्निकल स्किल और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए। सेकेंड इज़ ह्यूमन स्किल्स, मीन्स इंटरपर्सनल स्किल्स। ये एबिलिटी होती है यानी कि काबिलियत कि आप लोगों के साथ बात करो, उनके साथ कम्युनिकेट करो और उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करो। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जब दो लोग आपस में डिसएग्री करते हैं और आर्ग्यूमेंट होती है। सो इस टाइप के ह्यूमन इंटरपर्सनल स्किल्स काम आते हैं, यूजफुल होते हैं सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल आप अपने टीम के डिस्कशंस को हैंडल करते हो या फिर अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हो। ये होते हैं ह्यूमन स्किल्स। थर्ड वन इज कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बिग पिक्चर देख पा रहे हो, यानी कि उसकी फ्यूचर के गोल्स क्या है, किस डायरेक्शन में वो जा रही है एंड उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या है। सो इस तरह की कॉन्सेप्चुअल स्किल काम आती है जब आपको कंपनी के लिए कोई भी फैसला लेना हो या फिर आप प्लानिंग डाल रहे हो। इस टाइप की स्किल टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फोर्थ वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये काबिलियत होती है कि आप कंपनी में आने वाली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ एंड उसके लिए सॉल्यूशंस निकालो। इससे होता यह है कि कंपनी में कोई भी चीज़ डिले नहीं होती है और कोई भी प्रोजेक्ट को करने में आप नाकामयाब नहीं होते। फिफ्थ इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यानी कि जब आपकी कंपनी के लिए कोई भी फैसला लेना हो तब अलग अलग ऑप्शंस में से आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाओ, बेस्ट डिसीजन ले पाओ। इस तरह की स्किल मैनेजर्स में होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जल्दी और स्मार्ट फैसले ले सके। नेक्स्ट इज बेसिक मैनेजरियल स्किल्स। पहला है प्लानिंग, यानी कि आप एडवांस में ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि आप कंपनी के रिसोर्सेज को अरेंज करते हो, जैसे कि लोग हैं, टूल्स है, पैसा है। नेक्स्ट इज लीडिंग और डायरेक्टिंग। सो एज अ मैनेजर आप अपनी पूरी टीम को गाइड करते हो, लीड करते हो, मोटिवेट करते हो और मैनेज भी करते हो। लास्ट इज कंट्रोलिंग, आप चेक करते हो कि कंपनी की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं और प्रॉब्लम्स को सही भी करते हो कंपनी में। कंक्लूजन यानी कि एंड। एक कामयाब और सक्सेसफुल मैनेजर में सारे टाइप की स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि टेक्निकल, ह्यूमन, कॉन्सेप्चुअल और इन बेसिक मैनेजरियल स्किल्स के साथ वो अपनी टीम को, बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल पाएगा, रन कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन रिक्रूटमेंट, सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सप्लेन द टाइप्स एंड प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट और सेल्फ अवेयरनेस दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी भी इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट में और टीम की डेवलपमेंट में भी। अब रिक्रूटमेंट क्या है? रिक्रूटमेंट एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें आप ढूंढते हो और सही पर्सन को जॉब पर रखते हो, हायर करते हो सही काम के लिए किसी भी कंपनी में। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला है इंटरनल रिक्रूटमेंट, यानी कि आप कंपनी के अंदर से ही किसी को जॉब देते हो, प्रमोशंस के जरिए या फिर ट्रांसफर्स के जरिए। दूसरा है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी कि आप बाहर से किसी को अपॉइंट करते हो, आप एडवर्टाइजमेंट देते हो या फिर जॉब फेयर करते हो या फिर अपनी वेबसाइट पर लिखते हो दैट यू वांट टू हायर समवन फ्रॉम आउटसाइड टू योर कंपनी। अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहला होता है जॉब एनालिसिस। इस बात को समझना कि जिस जॉब के लिए आप लोगों को हायर करने वाले हो उस जॉब की ज़रूरत क्या है। सेकेंड इज जॉब पोस्टिंग, आप अनाउंस करते हो कि आपकी कंपनी में एक जॉब की वैकेंसी है। थर्ड इज स्क्रीन एप्लीकेशंस, सो जिन लोगों ने आपके पास जॉब के लिए अप्लाई किया है उन सभी लोगों के आप रिज्यूम्स चेक करते हो और फॉर्म्स भी। फोर्थ इज इंटरव्यूइंग कैंडिडेट्स, आप जितने भी एप्लीकेंट्स आए हैं जॉब के लिए उन सभी से बात करते हो, उनका इंटरव्यू लेते हो।
फिफ्थ इज सिलेक्शन एंड ऑफर। जितने भी एप्लीकेंट्स आए हैं उन सभी में से आप किसी एक को चूज करते हो और उसे जॉब ऑफर करते हो। सिक्स्थ इज ऑनबोर्डिंग। जो न्यू एम्प्लॉयज आए हैं जिनको आपने हायर किया है उन्हें कंपनी में एडजस्ट होने में आप मदद करते हो। नेक्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। मतलब ये है कि आप खुद को समझने की कोशिश करते हो, अपने इमोशंस को, अपने ख्यालों को, अपनी ताकतों को, अपनी कमजोरी को। टाइप्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। पहला है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि खुद के बारे में जानना, खुद की फीलिंग्स को, गोल्स को, वैल्यूज को, यानी कि सही और गलत की पहचान को। सेकेंड इज एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस। ये जानना कि दूसरे लोग आपको किस तरह देखते हैं। मीन्स एज एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद को देखने की कोशिश करना। अब सेल्फ अवेयरनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करती है, हमारी कम्युनिकेशन को, लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करती है और हमें मदद करती है कि हम बेहतर फैसले ले सकें। कंक्लूजन यानी कि एंड। रिक्रूटमेंट की मदद से हम एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस एक इंसान की पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है, चाहे वो एक लीडर बनना चाहता हो या फिर एक अच्छा एम्प्लॉय। तो रिक्रूटमेंट और सेल्फ अवेयरनेस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए और प्रोफेशनल कामयाबी के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद एग्जाम्पल। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ये होता है किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उसे रन करना, खुद ही रिस्क लेना और नए आइडियाज़ का इस्तेमाल करना। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वही जॉब्स को क्रिएट करते हैं, कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में भी वही मदद करते हैं, प्रॉब्लम्स को सोसाइटी में भी वही सॉल्व करते हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। फर्स्ट इज स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें जो लोकल बिजनेसेस होते हैं जैसे कि छोटी दुकानें या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स, वो सब लोग आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्रोसरी स्टोर। सेकेंड इज स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो टाइप के बिजनेसेस होते हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत बड़े भी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप जैसे कि जोमेटो या फिर पेटीएम। Now people mostly don't use Paytm, they use Google Pay because Paytm is not much trustable now because of its high losses. Third one is social entrepreneurship. कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनका मेन फोकस यही होता है कि वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, सोशल प्रॉब्लम्स को बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल साफ पानी पहुंचाना गरीब विलेजेस में। फोर्थ वन इज कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड इंट्राप्रेन्योरशिप। इस टाइप के बिजनेस में इनोवेशंस लगते हैं। इनोवेशंस यानी कि न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोडक्ट्स बड़ी कंपनीज में किया जाता है ये। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की टीम एक न्यू ऐप को डेवलप करती है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ क्या हैं जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। फर्स्ट इज इनोवेटिव। उसे ये होना चाहिए कि वो नए आइडियाज़ को लाए और पुराने आइडियाज़ को इम्प्रूव करे अपने बिजनेस में। सेकेंड इज रिस्क टेकर। उसे रेडी होना चाहिए कि उसके बिजनेस में अगर कोई भी रिस्क आता है या फिर फेलियर आता है तो वो इन सब चीज़ों को फेस कर पाए। थर्ड इज विजनरी। उसकी सोच जो है, उसके आइडियाज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो क्या बिल्ड करना चाहता है। फोर्थ इज हार्डवर्किंग एंड पैशनेट। उसे दिन रात काम करना होगा ताकि उसे कामयाबी मिल सके और वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। फिफ्थ वन इज गुड डिसीजन मेकर। उसे सही वक्त पर स्मार्ट डिसीजंस लेना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किरण मजुमदार शॉ, ये एक फाउंडर है बायोकॉन कंपनी की। तो उन्होंने अपनी एक बायोटेक कंपनी को शुरू किया और बहुत ही जल्द एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गई क्योंकि उनके पास अच्छे फैसले लेने की काबिलियत थी। कंक्लूजन यानी कि एंड। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अलग अलग टाइप के होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप्स और जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी में कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि किसी में इनोवेशन है, किसी में पैशन है और किसी में काबिलियत है कि वो रिस्क ले पाए। ये सभी एंटरप्रेन्योर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड आइडिया वैलिडेशन। तो हर बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ का जो इनोवेशन होता है यानी कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, स्टार्ट ही इस चीज़ के साथ होता है कि उन्हें एक प्रॉब्लम को ढूंढना है, रियल प्रॉब्लम।
एंड दे हैव टू मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम का सल्यूशन काम करे। सो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है 2 स्टेप्स। एक होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी कि प्रॉब्लम को पहचानना, और दूसरा होता है आइडिया वैलिडेशन यानी कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचानना लोगों की ज़रूरत को, उनके इश्यूज को और जो चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं। नाउ स्टेप्स टू आइडेंटिफाई। फर्स्ट वन, ऑब्जर्व एंड रिसर्च। इस बात को ऑब्जर्व करो कि लोग आखिर में किस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन हैज़ एक्ने, दैट मीन्स दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम एक्ने, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करोगे जो कि एक्ने को कंट्रोल कर पाए, तो वो आपका आइडिया वैलिडेशन होगा। ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। सेकेंड इज आस्क क्वेश्चंस। बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स से बात करोगे, उनकी राय जानोगे, उनका पर्सपेक्टिव जानोगे, उन्हें क्या चाहिए उसके बारे में जानोगे। थर्ड इज एनालाइज। आप समझने की कोशिश करोगे कि ये प्रॉब्लम आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करती है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को एक्ने हो रहे हैं बिकॉज वो बाहर जाते हैं धूप में, गर्मी में, उनके फेस पर डस्ट लगता है जिसकी वजह से एक्ने अक्यूमुलेट होता है। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि लोगों को अक्सर हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के लिए लंबी लाइनों में ठहरना पड़ता है। तो आपने प्रॉब्लम को पहचान लिया, अब आप डिसाइड करते हो कि हम एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ करने वाली ऐप को लॉन्च करेंगे। एंड रियली nowadays on Play Store we have so many apps that we can download and हम ऑनलाइन घर बैठे ही अपना इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडिया वैलिडेशन। इसका मतलब ये है कि आप चेक करते हो कि आपका जो आइडिया है वो लोगों के वाकई में काम आएगा या फिर नहीं। क्या इस आइडिया की ज़रूरत है सोसाइटी में, एंड अगर आप अपना पैसा इस टाइप के बिजनेस में लगाओगे तो क्या ये वर्थ इट है। स्टेप्स फॉर आइडिया वैलिडेशन। सबसे पहला होता है कस्टमर फीडबैक। आप लोगों से पूछो कि वो इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हैं। सेकेंड इज बिल्ड अ प्रोटोटाइप। एक छोटा सा मॉडल या फिर आप डेमो बता सकते हो लोगों को अपने आइडिया का। थर्ड इज मार्केट टेस्टिंग। इसमें आप देखते हो कि लोग किस तरह आपके प्रोडक्ट लॉन्च से पहले ही आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। फोर्थ इज मेक इम्प्रूवमेंट्स। तो अगर आपका प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है और लोग आपको एडवाइस देते हैं, तो आप गौर करो कि इसमें इम्प्रूवमेंट कुछ किया जा सकता है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च के बाद लोग इस पर कुछ फीडबैक देते हैं, तो उनका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप उसको भी लेकर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हो ताकि आपका प्रोडक्ट बेस्ट लगे। कंक्लूजन यानी कि एंड, सही प्रॉब्लम को ढूंढना एंड देन मेक श्योर करना कि आपका जो आइडिया है वो इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बने। ये तो पहला स्टेप होता है किसी भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की कामयाबी के लिए। इससे आपके बिजनेस में रिस्क कम होगा और आप एक ऐसे प्रोडक्ट को बिल्ड कर पाओगे जो कि एक्चुअली में लोगों के काम आए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पिच मेकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो जैसा कि आपको पता है, एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, खुद ही रिस्क बेयर करता है और फंड्स भी उसे खुद ही लगाने पड़ते हैं, तो उसे फंड्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो पिच मेकिंग करता है, यानी कि अपने बिजनेस आइडिया को दूसरे लोगों को समझाता है, जैसे कि कोई इन्वेस्टर हो गया, कोई कस्टमर या फिर कोई भी जज, जिनसे उसे सपोर्ट मिल पाए, फंड्स मिल पाए और अप्रूवल भी, ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने शार्क टैंक इंडिया तो देखा ही होगा, वहाँ पर अलग अलग लोग आते हैं और फंड्स लेकर जाते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सो मोस्टली पीपल ओवर देयर आर एंटरप्रेन्योर्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ पिच मेकिंग। पिच मेकिंग की मदद से फंड्स रेज हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस में, आपकी मदद हो जाएगी। सेकेंड इज, आप क्लियरली अपने बिजनेस आइडिया को लोगों को समझा पाते हो। थर्ड इज, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है अपने खुद के प्रोजेक्ट में, और इसी क्वालिटी की वजह से आप अलग लगते हो अपने बाकी कंपेटिटर्स से। की एलिमेंट्स ऑफ अ गुड पिच, यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि आपका बिजनेस सही है और लोग उसमें इन्वेस्ट करें। सो इसके लिए किस टाइप की चीज़ें आपकी पिच में होनी चाहिए। लेट्स सी, फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आप बताते हो कि किस टाइप की सोसाइटी की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। नंबर 2 इज योर सोल्यूशन, कि किस तरह आपका प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। थर्ड इज टारगेट मार्केट,
कि आप किस टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करते हो। फोर्थ इज बिजनेस मॉडल, किस तरह आप अपने बिजनेस में पैसे बनाओगे। फिफ्थ इज टीम, आपकी टीम में कौन काम करेगा आपके आइडिया पर। सिक्स्थ इज विजन एंड फ्यूचर प्लान, कि आप इस बिजनेस को कहाँ लेकर जाना चाहते हो। सेवेंथ इज आस्क, कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट या फिर सपोर्ट को आप ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक एंटरप्रेन्योर है जो कि पिच कर रहा है फूड डिलीवरी ऐप पर। सो बेसिकली उसने ये फूड डिलीवरी ऐप बनाया है और अब उसे एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है जो कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करे ताकि उसका बिजनेस ग्रो कर पाए। तो वो क्या करता है, अपने ऐप के बारे में बताता है लोगों को कि किस तरह वो ऐप काम करेगी, लोगों की किस तरह मदद होगी और किस तरह इस ऐप से पैसे कमाए जा सकते हैं और क्यों ये फूड डिलीवरी ऐप बाकी फूड डिलीवरी ऐप से बेहतर है। So currently it is Swiggy, Zomato which is trending, right? Especially after COVID, this type of a business has flourished. तो ये लोग अगर जल्दी खाना डिलीवर करें, उनके पास एक टाइम लिमिट हो, तब ये अपने कंपेटिटर्स से बेटर हो जाते हैं या फिर इनका डिलीवरी चार्ज कम हो। इन सच केस ऑल्सो। देन कंक्लूजन यानी कि एंड, पिच मेकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अगर आपकी पिच सही है, क्लियर है और कॉन्फिडेंट है, तब एक स्मॉल सा बिजनेस आइडिया एक बहुत ही बड़े बिजनेस वेंचर में बदल सकता है, डेफिनेटली विद द राइट सपोर्ट। So students, this is the end of today's class. I hope you understood the class. Do mention in the comment box. Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.